Good morning, students. Today I am going to discuss addition of vectors by resolution. That means addition by resolution. आज मैं आप सभी से रिसोल्यूशन के द्वारा यानी रिसोल्यूशन की मदद से वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम सभी को यह देखना पड़ेगा कि रिसोल्यूशन के द्वारा वेक्टर्स को ऐड आखिर कैसे किया जाएगा। आइए इसको हम सभी समझते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रहा एक वेक्टर, इसे अगर वेक्टर ए मैं मान लूँ तो ये रहा वेक्टर ए। रूल के अनुसार से इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो तो एक्स एक्सिस पर है ही। अगर टर्मिनल पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डाल देते हो और इस पॉइंट को आप एल कह देते हो तो ये जो ओ एल होगा निश्चित रूप से इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा। तो रूल के अनुसार यानी आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार से ये जो ओ एल है यह वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हो गया। ओ एल क्योंकि वेक्टर ए के टर्मिनल से आपने यहाँ परपेंडिकुलर खींच दिया। अब मान लो कि ये वेक्टर बी है तो रूल के अनुसार से वेक्टर बी का इनिशियल से यहाँ परपेंडिकुलर है ही ड्रॉ किया हुआ, और यदि वेक्टर बी के टर्मिनल पॉइंट से भी आप एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लेते हो और ये पॉइंट एम हो जाए तो दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का दूरी डेट मीन एल एम यानी ये जो एल एम हो जाएगा ये हो जाएगा वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट, ये बी एक्स के बराबर होगा। अब जैसा कि ट्रायंगल रूल बताता है कि फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल से लास्ट वेक्टर के टर्मिनल को यानी सेकेंड वेक्टर के टर्मिनल को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा, पॉलीगन लॉ भी कह सकते हैं या ट्रायंगल लॉ भी। ये वेक्टर अगर सी है तो वेक्टर सी जो है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट सम होगा। और रूल के अनुसार से वेक्टर सी का जो इनिशियल पॉइंट यहाँ है ही, वेक्टर सी के टर्मिनल से ये लंब यहाँ पर है ही, तो निश्चित रूप से ये जो ओ एम होगा यह जो है ये वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट होगा यानी सी एक्स हो गया। अब इसी तरह वेक्टर ए का इनिशियल वाई एक्सिस पर भी है और इसके टर्मिनल से अगर वाई एक्सिस पर एक लंब आप खींच देते हो और मान लो कि ये पॉइंट जो है एल डैश है तो ओ एल डैश, तो ये जो ओ एल डैश हो जाएगा यह वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट होगा, क्योंकि वेक्टर ए का इनिशियल से लंब यहाँ और टर्मिनल से लंब यहाँ है तो ओ एल डैश जो हुआ वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट होगा। अगर आप वेक्टर बी के टर्मिनल पॉइंट से यहाँ आप एक लंब खींच दो और मान लो कि ये पॉइंट एम डैश है तो रूल के अनुसार से दो परपेंडिकुलर्स यानी एल डैश से एम डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी ये एल डैश और एम डैश जो होगा ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट होगा। ये तो क्लियर है। और अब आप देखिए वेक्टर सी का इनिशियल यहाँ है ही और वेक्टर सी के इनिशियल से ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ है, तो ये जो ओ एम डैश है ये जो ओ एम डैश है ये निश्चित रूप से वेक्टर सी का वाई कंपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा सी वाई। तो फिर से आप देख लें इसको, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वेक्टर ए और यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो ओ एल जो हो गया ये हो गया ए एक्स। वेक्टर बी के टर्मिनल से आप लंब खींच रहे हो इनिशियल से आई थे एल एम जो हो गया ये हो गया बी एक्स, और फिर ये जो ओ एम है ये हो गया आपका सी एक्स। अब अगर आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचते हो तो ओ एल डैश जो हो गया वो हो गया ए वाई, एल डैश एम डैश हो गया बी वाई और ओ एम डैश हो गया आपका सी वाई। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
अब आप कहेंगे कि एज वेक्टर सी इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये आपका रिजल्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि जो सी एक्स है, सी एक्स यह ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको चिंता करना ही नहीं। नाउ ओ एम इक्वल ओ एल प्लस एल एम, अगर इसे मैं लिख दूं तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओ एम इक्वल ओ ए प्लस एल एम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि ओ एम के बदले सी एक्स लिख लिया जाए, ओ एल के बदले ए एक्स और एल एम के बदले बी एक्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका सी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आपको हो जा रहा है। तो फिर ये हमें इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यदि वेक्टर c इक्वल वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, तो वेक्टर c का जो x कंपोनेंट होगा वह वेक्टर a के x कंपोनेंट प्लस वेक्टर b के x कंपोनेंट का जोड़ हो जाता है। यानी यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका जो x कंपोनेंट होता है वह सभी वेक्टर्स की x कंपोनेंट का जोड़ हो जाता है। यहाँ पर तो क्लियर हो गया। अब जरा आप ये भी देखिए, ये जो ओ एम डैश है, ओ एम डैश ये बराबर होगा ओ एल डैश प्लस एल डैश एम डैश। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर इसके भी जिक्र मैं कर जा रहा हूँ। ये जो ओ एम डैश है ये बराबर होगा ओ एल डैश प्लस एल डैश एम डैश। अब आप इसकी वैल्यू रख लीजिए। ये देखिए ओ एम डैश जो है यह सी वाई, ओ एल डैश ए वाई और एल डैश एम डैश जो है यह बी वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी वाई है, सी वाई ये इक्वल होगा ए वाई प्लस बी वाई। तो यहाँ से इस रूल के अनुसार से यहाँ से बिल्कुल यह स्पष्ट हो रहा है कि यदि वेक्टर सी जो है वह वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट सम है, तो सी एक्स जो होगा वह ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा और सी वाई जो होगा वह ए वाई प्लस बी वाई होगा। वेयर, जबकि आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि अगर आप वेक्टर सी को लिखोगे तो वेक्टर सी इक्वल टू जो है यह सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप लिखाता है, जैसा कि आप रिजोल्यूशन प्लेन में आप जानते हो। तो यदि आप रिजल्टेंट वेक्टर की x कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर की y कंपोनेंट दोनों को निकाल लेते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ निकल जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। व्हेन वेक्टर r इक्वल वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर सी, मान लो कि वेक्टर r जो है वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर सी, देन तब देखिए आप क्या होगा। तो इसी रूल के अनुसार से ये जो वेक्टर r का x कंपोनेंट होगा rx, तो यह लिखाएगा ax प्लस bx और यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस cx एंड साथ ही साथ ry जो होगा ये हो जाएगा आपका ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई हो जाएगा। वेयर, जबकि आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि वेक्टर r जो है यह लिखाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो ये रहा आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रिसोल्यूशन, यानी रिसोल्यूशन के द्वारा वेक्टर को ऐड कर सकते हो और ये बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें याद क्या रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट सभी के x कंपोनेंट का जोड़ और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट सभी वेक्टर की y कंपोनेंट का जोड़ होता है। एक क्वेश्चन देखें आप एग्जाम्पल के रूप में। व्हेन वेक्टर a इक्वल 4i कैप प्लस 2j कैप
वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 6j कैप टू फाइंड, आपको निकालना है ए में, आपको निकालना है वेक्टर सी इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी एंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर सी, इन सभी को निकालना। तो सबसे पहला काम है वेक्टर सी को निकालना। तो वेक्टर सी आराम से आप निकालिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए, इसे मैं थोड़ा डिटेल में बनाता हूँ, लेकिन आप आराम से शॉर्ट में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए वेक्टर ए इक्वल आपको दिया हुआ है 4i कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर बी इक्वल आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप। और यहाँ यह स्पष्ट है ax इज 4, ay इज 2, bx इज 2, by इज 6, ये तो क्लियर है। तो एज वेक्टर सी इक्वल, वेक्टर सी इक्वल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो रूल के अनुसार से ये जो cx होगा ये बराबर हो जाएगा ax प्लस bx। अब आप देख पा रहे हो ax कितना, ax जो ये 4 है, bx जो है ये 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 6 यूनिट। अब आप cy को कैलकुलेट करते हो तो cy इक्वल टू हो जाएगा ay प्लस by, तो ay डेट मीन 2 यूनिट 2 और by डेट मीन 6, तो ये आपका हो जाएगा 8 यूनिट। अब आप देखिए वेक्टर c इक्वल cx i कैप प्लस cy j कैप ये होता है, तो देयरफॉर ये रहा फाइनल रिजल्ट वेक्टर c इक्वल cx मीन 6, cy मीन 8, तो 6i कैप प्लस 8j कैप। तो यहाँ पर वेक्टर c आपको कैलकुलेट हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको कह रहा है कि बी में जो कैलकुलेट करना है वह है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c यही मैं निकाल देता हूँ, ये रहा ए का सॉल्यूशन। अब आप बी के सॉल्यूशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c, तो या तो क्या लिखाएगा cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर अंडर रूट, रूल के अनुसार से, तो cx 6 cy 8 और सॉल्व करने पर आपको 10 यूनिट आपका रिजल्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, ये भी निकल गया। और लास्ट में आपसे कह रहा है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर सी, तो वेक्टर सी के पैरेलल अगर यूनिट वेक्टर निकाल दें तो रूल के अनुसार से यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर सी बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर सी होगा। तो वेक्टर सी आप देख ही रहे हो 6i कैप प्लस 8j कैप है, और जो मैग्नीट्यूड निकला वो आप तो वो 10 यूनिट निकला, तो ये आंसर बिल्कुल क्लियर है 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। तो दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी या पैरेलल टू वेक्टर सी। तो ये तीनों ही आराम से सॉल्व हो गया। तो बहुत आसान है, प्रॉब्लम नहीं, एक जरा प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को भी देखें, अच्छा रहेगा। व्हेन वेक्टर ए इक्वल 10i कैप प्लस 12j कैप, वेक्टर बी इक्वल 3i कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर सी इक्वल 5i कैप प्लस 8j कैप, टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो जैसा कि आपको वेक्टर आर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो निश्चित रूप से वेक्टर आर भी चाहिए और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अगर ये दोनों मेरे पास आ गया तो फिर यूनिट वेक्टर तो निकल ही जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। आइए कैसे सॉल्व कीजिएगा, आराम से देखिए, ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो दिया गया है उसे अगर आप देखें तो वेक्टर ए इक्वल आपको दे दिया है, ये आपका है 10i कैप प्लस 12j कैप। वेक्टर बी जो आपको दिया है ये आपको दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप। वेक्टर सी जो यहाँ पर आपको गिवन है वो है 5i कैप प्लस 8j कैप। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है वेक्टर आर को, और वेक्टर आर इक्वल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी।
तो किसी भी वेक्टर को अगर आप निकालते हो, ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो और रिसोल्यूशन प्रोसेस में जाओगे तो रूल के अनुसार से आप ये देखें, आर एक्स आप कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स। अब आप सोच रहे हैं कि माइनस सी एक्स क्यों, इसलिए वेक्टर सी को यहाँ पर माइनस किया गया, इसलिए माइनस सी एक्स। और आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल रहा है, ए एक्स डेट मीन 10, बी एक्स 3, सी एक्स 5, यहाँ माइनस करना है। तो ये देखिए आपको जो एक्स कंपोनेंट मिल रहा है वो 10 प्लस 3 13 माइनस 5 8। तो आर एक्स जो मिला वह 8 यूनिट आपको मिल रहा है। अब फिर इसी प्रकार से आर वाई कैलकुलेट करोगे तो रूल के अनुसार से हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। कैलकुलेट करें आप, ए वाई 12, बी वाई 2, सी वाई 8 तो माइनस 8। और आप देखें तो y कंपोनेंट जो आ रहा है वेक्टर r का ये हो जाएगा 14 माइनस 8 डेट मीन 6। तो आपके पास आर एक्स है, आपके पास आर वाई है, तो वेक्टर r तो आपको कैलकुलेट हो ही जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि एज वेक्टर r इक्वल आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, जैसा कैसा होता है तो वेक्टर आर आप कैलकुलेट कर चुके हैं। आर एक्स आपको 8 यूनिट आया था, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये वेक्टर आर आपको कैलकुलेट हो गया। और अगर मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहते हैं तो ये तो और भी आसान, डेट मीन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट करते हैं तो ये आपको हो जाता है 10। तो नाउ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर आर, पैरेलल टू वेक्टर आर, वेक्टर आर के पैरेलल यूनिट वेक्टर देखें आप, यूनिट वेक्टर को अगर आप यू कैप से दिखाओगे तो ये हो जाएगा वेक्टर आर डिवाइड मैग्नीट्यूड आर। अब आपके पास दोनों ही हैं, वेक्टर आर यहाँ से आप लें 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप और मैग्नीट्यूड इज 10। तो योर फाइनल रिजल्ट इज 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। तो यहाँ पर मैंने आपको यह स्पष्ट किया कि 2 से अधिक वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सभी रिसोल्यूशन प्रोसेस से जाएं, उसके कंपोनेंट को यानी रिजल्टेंट के कंपोनेंट को, एक्स कंपोनेंट को निकाल लें, रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट को निकाल लें और फिर तो रिजल्टेंट वेक्टर आराम से निकलता है। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो या उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो, सभी बहुत बहुत आसानी से कैलकुलेट होता है।